हेलो बच्चों, आज के सेशन में फॉरेस्ट्री के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये सेशन मैं क्यों लेकर के आई हूं, बिकॉज आप थ्रू आउट सुन रहे होंगे कि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे टीचर्स हैं जो इसके बारे में हमेशा वीडियोस लेकर के आ रहे हैं कि जल्द ही एसीएफ एंड रेंजर के छत्तीसगढ़ के अंदर हमें पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। और आप जानते भी होंगे कि एसीएफ एंड रेंजर के पेपर 2 में फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेगा। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, जिसके अंदर सबसे पहले फॉरेस्ट्री के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने बिल्कुल बेसिक लेक्चर लिया है आज, और शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक के साथ, एंड दैट इज सिल्वीकल्चर। अभी आप देखोगे कि तरह तरह के पेपर्स हैं, अलग अलग स्टेट में होता है ये एग्जामिनेशन, वहां पर आपको सिल्वीकल्चर के परिभाषा पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो समझते हैं सिल्वीकल्चर क्या होता है। यहां पर लिख भी रखा है मैंने, ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर यानी कि देखरेख, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड। अब यहां पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, स्टैंड। फॉरेस्ट्री में ये जो शब्द है ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। स्टैंड क्या होता है कि फॉरेस्ट का ऐसा एरिया जो कि एक समान हो, जो कि यूनिफॉर्म हो। अब किस सेंस में समानताओं की और यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, एक प्रकार के अगर स्पीशीज ऑफ ट्रीज कहीं एक एरिया में लग रखे हैं, वहां पर अलग अलग स्पीशीज ऑफ ट्रीज नहीं होने चाहिए। एक ही स्पीशीज का ट्री अगर एक जगह पर या फॉरेस्ट एरिया के अंदर कहीं पर दिख रहा है, अवेलेबल है, तो ऐसे एरिया ऑफ फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड्स। तो आप शॉर्ट में ये लिख सकते हो कि स्टैंड कैसा एरिया होता है फॉरेस्ट का। सो इट इज अ यूनिफॉर्म एरिया, एक समान एरिया होता है ये। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सिल्वीकल्चर क्या है, फॉरेस्ट्री की एक शाखा है जिसके अंदर हम स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्रीज, उनके डेवलपमेंट, उनकी देखरेख और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप में से जितने भी बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, आप चाहें तो इसे भी एक बार पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिल्वीकल्चर के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सिल्वीकल्चर से ही मिलता जुलता एक और शब्द है, सिल्विक्स। तो आओ जानते हैं कि सिल्विक्स क्या होता है। अब सिल्विक्स के बारे में अगर मैं पढ़ाऊं तो इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री। भैया पेड़ों की भी तो अपनी एक लाइफ हिस्ट्री होती है, जैसे इंसानों की लाइफ हिस्ट्री होती है, वैसे ट्रीज की, प्लांट्स की भी अपनी लाइफ हिस्ट्री होगी। तो सिल्विक्स के अंदर हम उन पेड़ों के, उन ट्रीज के, फॉरेस्ट ट्रीज के लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं कि भैया ये एक पेड़ है तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसकी क्या लाइफ हिस्ट्री होगी। इन सारी चीजों की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो सिल्वीकल्चर नहीं है, बल्कि उसे हम क्या कहते हैं, सिल्विक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉरेस्ट्री के अंदर, बिकॉज फॉरेस्ट के अंदर अगर आप पेड़ों की स्टडी कर रहे हो, अगर आप ट्रीज की स्टडी कर रहे हो, तो ट्रीज क्या है, क्या वो एनिमल्स है? नहीं। क्या वो बैक्टीरिया है? नहीं। डेफिनेटली वो भी तो प्लांट्स है। इसीलिए प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमें फॉरेस्ट्री के बेसिक क्लास में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्लांट टाइप के साथ, जिसे हम कहते हैं हर्ब्स। और आओ पढ़ते हैं कि हर्ब्स होते क्या हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द प्लांट हुज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन एंड टेंडर। वहां पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार मिनिमाइज कर लूं स्क्रीन को, ये अब आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि जिनके जो तने हैं वो हमेशा हरे रहते हो और साथ ही साथ टेंडर रहते हो, यानी कि सॉफ्ट रहते हो। ऐसे सारे प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, हर्ब्स कह देते हैं। एंड नॉट मोर देन 1 मीटर्स इन हाइट। जी हाँ, तो 3 शर्तें होती हैं किसी प्लांट के हर्ब कहलाने की। पहले तो उनके तने हमेशा हरे रहें, चंगे रहें, फ्रेश रहें, साथ ही साथ उनके स्टेम्स जो हैं वो टेंडर हो, और उनकी हाइट कभी भी 1 मीटर से ज्यादा ना होती हो। सच काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स। हर्ब्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट पर, जिसे हम कहते हैं श्रब्स। अब हर्ब्स और श्रब्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने अभी जस्ट कहा कि जो हर्ब्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो बिल्कुल हरे हरे और सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जो श्रब्स होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट।
अब वुडी प्लांट से क्या तात्पर्य है भाई? तो वुडी प्लांट्स का मतलब है इनके जो स्टेम होते हैं वो हर्ब्स के जैसे सॉफ्ट नहीं होते, वो काफी वुडी होते हैं। लकड़ी तो तुमने छुआ है, लकड़ी सॉफ्ट तो नहीं होता, उसका टेक्सचर हार्ड होता है। तो shrubs have woody stem, बस इतना ही जानना काफी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भाई हर्ब्स पढ़ लिया, श्रब्स भी पढ़ लिया, अब ये ट्रीज क्या होते हैं? बिकॉज मेनली तो फॉरेस्ट्री के अंदर हम ट्रीज पर ही बात करते हैं, कभी कभार हर्ब्स और श्रब्स की भी बात होगी, बट इन जनरल वी टॉक मच मोर अबाउट द ट्रीज ओनली। सो आइए पढ़ते हैं ट्रीज की परिभाषा। ट्रीज के बारे में, दे आर लार्ज, जी हाँ बहुत बड़े होते हैं, वुडी तो होते ही होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल जिसको आप हिंदी में बहुवर्षीय कहते हो। इसके अलावा इनके पास एक सिंगल मतलब अकेला वेल डिफाइंड स्टेम होता है। ये तो आपने देखा ही होगा, एकदम साफ साफ दिखने वाला। वेल डिफाइंड का मतलब जो क्लियर कट आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये जो मोटा सा हिस्सा है, ये जो वुडी सा हिस्सा है, वो ट्री का स्टेम होता है। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, श्रब्स के बारे में पढ़ा, ट्रीज के बारे में पढ़ा। देखो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पिछले बार के एसीएफ रेंजर में इस तरह के टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, डेफिनेटली नहीं आया था। बट ध्यान रखना कि अपने बेसिक्स को जब तुम क्लियर नहीं करते हो तो फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं बन पाते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल पहली क्लास है जिसके अंदर हम उन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे जहां पर हमें जरूरत पड़ सकती है आगे जाकर के उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करने की। जैसे मैंने अभी आपको स्टैंड का मतलब समझाया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज का मतलब समझाया, ये कहीं ना कहीं जाकर के जरूर काम आएगा। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में एक और कैटेगरी होती है जिसको दिमाग से बच्चा निकाल देता है। उसको लगता है भाई फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पेड़ों के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन एक और कैटेगरी होती है प्लांट्स की जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। और हो सकता है आने वाले समय में जब भी एग्जामिनेशन हो तो आपको यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाए कि भाई क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स के कितने टाइप होते हैं, और अगर इतना बच्चों जैसा सवाल ना आए तो एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। क्लाइंबर शब्द आया ही है बेटा क्लाइंब से। क्लाइंब का मतलब किसी सपोर्ट के तहत चढ़ जाना, किसी ऊंचे से एरिया पर। दोज आर नोन एज क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं टू क्लाइंब ऑन सपोर्ट। जी हाँ, क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से वो किसी भी सपोर्ट को आसानी से क्लाइंब कर सकते हैं। हर प्लांट क्लाइंबर नहीं हो सकता बिकॉज हर प्लांट के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते जिसकी मदद से वो किसी सपोर्ट के अगेंस्ट चढ़ सकता है। अब क्लाइंबर्स के दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है ट्विनर्स या ट्वाइनर्स भी आप पढ़ सकते हैं, और दूसरा होता है क्रीपर। सो अगर क्वेश्चन आए कि ट्वाइनर्स एंड क्रीपर्स आर द टू टाइप्स ऑफ, तो किसके टाइप है? हर्ब्स के, श्रब्स के, ट्रीज के, कि क्लाइंबर्स के? तो क्लाइंबर्स के दो टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं कि ट्वाइनर्स क्या होते हैं और क्रीपर्स क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में यहां पर बोर्ड पर जो लिखा है उसको भी पढ़ देती हूं। ट्वाइनर्स का मतलब जो ट्वाइन कर जाए। ट्वाइन करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये मेरा सपोर्ट है और जो हमारे ट्वाइनर्स है वो इस सपोर्ट में इस तरह से स्पाइरली अपने आप को जकड़ लेते हैं। तो अगर स्पाइरली इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंबर सपोर्ट के अगेंस्ट चढ़ जाए तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्वाइनर्स। स्पाइरली अगर ये इस तरह से सपोर्ट लेकर के खड़ा हो। और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं जिनमें वर्टिकली कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे मेरा अपना वर्टिकल ग्रोथ हुआ है ना, तभी तो मैं लंबी हूं। लेकिन क्रीपर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें किसी तरह का वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता, प्लांट्स ही होते हैं। मतलब क्या कि ये केवल फैलेंगे तो होराइजोंटली फैलेंगे, इस तरह से फैलेंगे, तो जमीन से लग करके ही रहते हैं। बिकॉज अगर जमीन से ऊपर उठना है तब तो वर्टिकल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे ट्वाइनर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दे ग्रो स्पाइरली अराउंड अनदर प्लांट और सपोर्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, जरूरी नहीं कि आपको जैसे बोर्ड पर लिखाया गया आप वैसे ही रटिए, आप समझ जाइए। मैंने फोटोग्राफ भी पेस्ट किया है ताकि आप हमेशा याद रख सके कि ट्वाइनर्स क्या होते हैं। आई थिंक ये फोटोग्राफ बहुत क्लियरली अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप एक बार पॉज करके देखोगे, दिख जाएगा। या फिर दुनिया भर में आज गूगल तो है ही भाई, दुनिया भर की चीजें आ गई जिसमें आप एक बार डालोगे ट्वाइनर्स क्या होते हैं प्लांट्स में, आपको दिख जाएगा फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं क्रीपर्स की ओर। जैसा कि मैंने कहा ये फोटोग्राफ आई थिंक वेरी मच क्लियर। क्रीपर्स जो होते हैं वो वर्टिकली ग्रो नहीं कर सकते हैं और वो नॉर्मली होराइजॉन्टली ग्रो करते हैं। सो दे कैन नॉट ग्रो वर्टिकली ऑन देयर
ओन। उम्मीद करती हूं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जिसके अंदर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, ट्वाइनर्स, क्रीपर्स, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है पार्ट्स ऑफ ट्रीज एंड कैरेक्टर्स। जी हाँ, जैसा कि मैं शुरुआत से बोलते आ रही हूं, ये फॉरेस्ट्री में हमारा मेन फोकस ट्रीज की ही स्टडी होती है। अरे हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स वो तो माइनर पार्ट होते हैं। तो इसके बाद जिस टॉपिक को हम डील करेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ ट्रीज। अब बच्चों के जैसा नहीं पढ़ना रहे, पत्ती होता है, ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर और डिटेल में जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, लीफ। अब अगर तुम पूछोगे कि मैम लीफ क्या होता है, क्योंकि मैंने यहां पर कहीं परिभाषा तो लिख नहीं रखी, तो लीफ एक्चुअली ग्रीन, ग्रीन का मतलब तो पता ही है, एक्सपैंडेड पार्ट होता है। एक्सपैंडेड मतलब क्या, थोड़ा सा चौड़ा होता है। हालांकि हर केस में चौड़ा नहीं होता है, मोनोकॉट्स में तो ऐसा नहीं होगा, बट इन जनरल, ठीक है, ग्रीन पार्ट होता है, एक्सपैंडेड पार्ट होता है किसी भी ट्री का, और साथ ही साथ लीफ एक ऐसा पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव भी होता है। यस भाई, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तुम थोड़ी ना करते हो, मैं थोड़ी ना करती हूँ, ट्री का हर एक पार्ट भी नहीं करता। मेनली फोटोसिंथेसिस करने का काम, खाना बनाने का काम, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है फूड प्रोडक्शन, वो कौन करता है, पत्तियां करती हैं। इसलिए ग्रीन एक्सपैंडेड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पार्ट होता है ट्रीज का। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल यहां से फ्रेम हो सकते हैं। ये क्या लिख रखा है मैंने, बिना समझे नहीं पढ़ पाओगे। पत्तियों के नॉर्मली ग्रीन कलर्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं भाई, और वो एक्सेप्शंस में आप देखोगे पत्तियों का कलर कहीं पर सफेद भी है, कहीं पर रेडिश कलर का भी है। जैसे कि एक पेड़ होता है क्यूअर्कस इंकाना, इसके पत्तियों का कलर व्हाइट भी होता है। नेक्स्ट क्यूअर्कस सेमीकार्डिफोलिया, पढ़ना तो पड़ेगा, इसके पत्तियों का कलर ब्राउन होता है। और साथ ही साथ यंग लीव्स ऑफ मैंगो एंड कैसिया, तुमने देखा भी होगा, आम के जो यंग लीव्स होते हैं उनका कलर बहुत बार डार्क रेड भी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे भी पता है कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको लीफ का मतलब नहीं पता होगा, हर बच्चे को पता है, लेकिन लीफ के अंदर अलग अलग पेड़ों में जो पत्तियों के एक्सेप्शनल कलर्स देखने को मिले हैं, जो कि हरे कलर से बहुत अलग हैं, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, हर को तो याद नहीं हो सकता वो। अब लीफ के ही अंदर एक बड़ा अच्छा वर्ड है ऑटम टिंट। नाउ व्हाट इज दिस ऑटम टिंट? भाई टिंट का मतलब ही होता है कलर। आजकल आता है लड़कियों के लिए लिप टिंट आता है, चीक टिंट आता है, भाई लगा लो तो एकदम गाल भी गुलाबी हो जाएंगे, है ना, कलर होता है। सो कलर चेंज बिफोर द लीफ फॉल, पत्तियों के झड़ने से पहले जो लीफ में कलर चेंजेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटम टिंट। टिंट का मतलब मैंने पहले ही बताया, कलर होता है। मतलब केवल गिरगिट रंग नहीं बदलता, पेड़ भी रंग बदलते हैं, और रंग बदलने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटम टिंट। ये अक्सर कब होता है, बिफोर लीफ फॉल होता है। आप देखेंगे लीफ के ही आधार, लीफ कौन झड़ा रहा है कौन नहीं झड़ा रहा है, ऐसा सुनते होगे तुम लोग, हमेशा बोलते भी कि अरे ये तो पेड़ ऐसा है जिसने पूरी पत्तियों को झड़ा दिया, इसके तो पत्ते झड़े ही नहीं। तो इस आधार पर हम अपने पेड़ों को एवरग्रीन स्पीशीज और डेसिड्यूअस स्पीशीज में क्लासिफाई करते हैं। ये सारी चीजें तुम पत्तियों के ही अंदर पढ़ रहे हो। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एवरग्रीन स्पीशीज। एवरग्रीन मतलब हमेशा ही हरा है, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, और क्या इसके मीनिंग निकल के आते हैं, यही सीख रहे हैं हम। तो देखेंगे एवरग्रीन स्पीशीज पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, नेवर एंटायरली विदाउट ग्रीन फोलिएज। आपको ऐसे पेड़ कभी भी ऐसे नहीं दिखेंगे कि इन पे पत्ती नहीं है, हमेशा से लगेगा अरे इसमें तो पत्तियां हैं। ठीक है, आगे ओल्ड लीव्स परसिस्ट अंटिल द न्यू लीव्स आर अपीयर्ड। यस, ऐसा गलत फहमी मत रखिएगा कि ये पत्तियां नहीं झड़ाते हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है झड़ते हैं पत्तियां, बट एक्चुअली हमेशा आपको पत्तियों के साथ ही क्यों प्रेजेंट रखता है या दिखता है, क्योंकि जैसे कि यहां पर लिख रखा है ओल्ड लीव्स परसिस्ट अंटिल द न्यू लीव्स आर अपीयर्ड। जब तक नई पत्ती नहीं निकलती पुरानी पत्तियां झड़ती ही नहीं, और जब तक ये झड़ जाते हैं तब तक नई पत्तियां आ जाती है, तो तुम्हें लगता है अरे इस पे तो हमेशा पत्तियां प्रेजेंट हैं। उम्मीद करती हूं आपको एवरग्रीन का मतलब अभी समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं एवरग्रीन स्पीशीज के। पहला एग्जाम्पल एबीस पिंजो, याद तो करना पड़ेगा, इसमें स्पेलिंग में करेक्शन कर लीजिएगा, दिस शुड बी ओडक, एबीस पिंजो। दूसरा सेड्रस डिओडरा, जिसको आप दियोदर भी कहते हैं, सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। और इसके अलावा होपिया पार्वीफ्लोरम, होपिया
पार्वीफ्लोरा। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ये पहली क्लास है तो कम से कम आप इन 3 एग्जाम्पल्स पर तो कमांड लाइए, फिर तो ऐसे ऐसे पेड़ों के नाम है कि आपको बोलने में भी तकलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं डेसिडुअस स्पीशीज पे। डेसिडुअस स्पीशीज का जैसे कि मतलब है इट इज डिस्टिंक्ट लीफलेस पीरियड फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के किसी एक हिस्से में आपको लगेगा कि भैया इस पे तो कुछ है ही नहीं पत्ती, ये तो बेचारा बिल्कुल पत्तियों के बिना प्रेजेंट है। साल में कुछ ऐसे हिस्से होंगे जिसमें पूरे के पूरे पेड़ में पत्तियां नजर ही नहीं आएंगी, एंड सच काइंड ऑफ ट्रीज आर नोन एज डेसिडुअस स्पीशीज। एग्जाम्पल है बॉम्बैक्सीबा। बॉम्बैक्सीबा फाइबर यील्डिंग प्लांट भी होता है, इट्स अ फाइबर यील्डिंग ट्री, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं फाइबर का मतलब पता है। मैं इतना इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि एसीएफ एंड रेंजर की तैयारी केवल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट तो करता नहीं है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनको ही सारी चीजें पता हो, फाइबर का भी मतलब पता हो जरूरी नहीं। वैसे फाइबर का मतलब होता है रेशा। एनीथिंग दैट इज यूज्ड फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर क्लॉथ मेकिंग इज नोन एज फाइबर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लीफ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। लीफ में जितनी भी चीजें थी मैंने सब डिस्कस कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द स्टेम। दैट इज द स्टेम। जैसा कि मैंने बताया भी था कि पेड़ों में एक मुख्य तना होगा जो डिस्टिंक्टली विजिबल होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा पेड़ में जाकर के। अब स्टेम के अंदर जो सबसे पहला टर्म है वो लिख रखा है मैंने बोल। बोल क्या होता है? बोल का मतलब बोलना नहीं है यहाँ पर। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम अप टू अ पॉइंट वेयर द मेन ब्रांचेस आर गिवन ऑफ। यस, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूं कि बोल क्या होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर? आई डोंट थिंक यस क्लियरली विजिबल है। ये आपको दिख रहा है? ये पूरा का पोर्शन पूरा पोर्शन जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का, that is known as what? So that's known as bowl. यहां पर एक वर्ड लिख रखा है क्लियर बोल। एक्चुअली क्लियर बोल बिल्कुल ऐसा पार्ट होता है जिसको हम टिम्बर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो बात के बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप बस याद रखिए कि बोल क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। फाइन, और उसके बाद आगे की जरूरत के अनुसार हम लोग पढ़ते जाएंगे चीजों को। नेक्स्ट हम आते हैं टेपर। टेपर तो एक कॉमन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि जो पेड़ का तना होता है वो नीचे की ओर चौड़ा होता है और ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते वो सकरा होता जाता है। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? टेपर कहते हैं। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, इट इज द स्टेम डायमीटर डिक्रीजिंग फ्रॉम बेस टू द अपवर्ड्स। बहुत कॉमन सी बात है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लूटिंग पर। नाउ व्हाट इज दिस फ्लूटिंग? अब फ्लूटिंग क्या होता है? इट इज द स्वेलिंग्स ऑन स्टेम। बहुत बार आपको बहुत सारे पेड़ों में कुछ इस तरह के हिस्से दिखेंगे जो अलग से उभरे हुए नजर आते हैं। बहुत क्लियर है इस फोटोग्राफ में। ऐसे उभरे हुए हिस्सों को, ऐसे स्वेलिंग्स को क्या हम क्या देते हैं? कहते हैं फ्लूटिंग। ठीक है, ये सिर्फ एक एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चंस भी फ्रेम करवा सकता है। इजी भी तो होते हैं भाई। सवाल का मतलब ये नहीं कि एकदम पीएचडी लेवल का ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हमेशा आते हैं जो कि आपसे बन ही जाएंगे, तो उन पर भी मेहनत कर लीजिए सो दैट ऐसे सवालों में भी आप स्कोर कर लें जो कि इजी भी हो। नेक्स्ट आते हैं तीसरे पार्ट पर, एंड दैट्स क्राउन। क्राउन के बाद मैं आज के सेशन को एंड कर दूंगी, फिर हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्राउन का मतलब ताज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा बोल है, तो यहां पर जो ब्रांची पोर्शन होता है दैट्स नोन एज द क्राउन। अब जरूरी नहीं कि क्राउन ऐसा ही हो, क्राउन का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरह का भी क्राउन हो सकता है। सो इट इज द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि बोल क्या होता है? स्टेम का निचला हिस्सा। ठीक है, बोल से ऊपर जो ब्रांची पोर्शन होता है जिसमें पत्तियां होंगी, शाखाएं होंगी, और उसका शेप अलग अलग ट्रीज में अलग अलग हो सकता है, दैट पार्ट इज नोन एज क्राउन। तो बोल के ऊपर जो हमने ताज पहना दिया है पेड़, दैट्स नोन एज क्राउन। सो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा नया। नोट्स मेकिंग जरूर करें और उसी के उसी दिन याद कर लें। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।